हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो बोलते हैं। अगर और भी कक्षाओं के सभी विषयों को आपको पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर जाकर और सारे विषयों के बारे में देख सकते हैं। और भी विषय हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सभी विषयों को उचित तरीके से आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, एक एक लाइन करके आपको समझाया गया है। फिर भी आपको अगर कोई समस्या हो उस अध्याय से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको बेहतर तरीके से और समझाया जाएगा ताकि आपको कोई समस्या न रहे। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये हमारे मित्र और शत्रु कैसे हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव होते हैं जब हम किसी जीव को अपनी नग्न आँखों से, मतलब खुली आँखों से नहीं देखते हैं, तो ऐसे जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, बिना यंत्र के हम इसे देख नहीं सकते हैं। और मित्र कैसे हैं, तो कुछ जीवाणु होते हैं या विषाणु कह सकते हैं, या कवक होते हैं, फंगी होते हैं, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं जो हमें रोग दे देते हैं या उसके द्वारा होने वाले रोगों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए शत्रु है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, कौन कौन से जीव सूक्ष्म जीव हैं, इनसे होने वाले रोग क्या है, इनके उपचार क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए इस अध्याय में क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखते होंगे। तो हम देखते हैं कि पौधे एवं जंतु क्या होते हैं, तो सजीव होते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। तो आवर्धक लेंस जो होता है कि उसे हम लोग अंग्रेजी में मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो आवर्धक लेंस एक तरह का उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं को, हम लोगों को सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दिखाता है। हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स देखे होंगे तो उसमें हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास देता है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो उसको जब हम इस आवर्धक लेंस को किसी वस्तु के सामने ले जाते हैं तो वो हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाता है और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। मान लीजिए कोई वस्तु इस आकार की है, जब हम उसके देखेंगे आवर्धक लेंस से तो वो हमें इस साइज का दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब तो ये है, लेकिन ये क्या है, आभासी है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्धक लेंस से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमें सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दिखाता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं क्या है, उत्तल लेंस है। सबसे पहले आवर्धक लेंस का खोज जो था कि रोजर बेकन ने किया था। आवर्धक लेंस का खोज कौन किया था, तो रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो पॉलीमैथ के जानकार थे, क्या थे, पॉलीमैथ के जानकार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आवर्धक लेंस का खोज किया था। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई है? अब हम आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्रियाकलाप 2.1 को हम लोग देखते हैं। बगीचे अथवा मैदान में से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए। क्या करना है, मैदान और बगीचे से हमको थोड़ी सी गीली मिट्टी लेना है और उसमें हल्का मैंने थोड़ा सा जल डाल देना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जो हम
सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यूज करते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है कि एंटोनी वैन लीयॉक ने किया था। कौन किया था? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। क्रियाकलाप अब हम 2.2 को देखते हैं। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते दिखाई देते हैं? दे रहे हैं। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। इन प्रेक्षणों से हम लोग क्या देखते हैं? तो मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाला कवक को आवर्धक की लेंस की सहायता से देखा जा, तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिन्हें हम लोग आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें हम आवर्धक लेंस से नहीं देख सकते हैं। तो वैसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं या उसकी सहायता से हम लोग उन सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यही कारण होते हैं कि हम इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें मुख्यतः 4 भागों में या वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो सूक्ष्म जीव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं या 4 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला क्या है? तो हमारा पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो विषाणु होते हैं इन्हें हम लोग अंग्रेजी में वायरस भी कहते हैं। ये भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। लेकिन वो जो होते हैं तो अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। गुणन का यहाँ पर मतलब हो जाता है जनन। गुणन का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? जनन। तो जो विषाणु होते हैं वो सिर्फ परपोषी में ही जनन करते हैं या गुणन करते हैं। तो परपोषी क्या होते हैं? तो हमने पिछले कक्षाओं में देखा था कि परपोषी वो हैं जो भोजन के लिए या खाद्य पदार्थ के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे तथा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं, और जो जीवाणु होते हैं वो पौधे अथवा जंतु कोशिका जो होती है उसमें गुणन करते हैं या जनन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खासरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी, पोलियो, खसरा, ये सभी बीमारियां जो होती है विषाणु से होती है, वायरस से होती है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और जो अतिसार और मलेरिया रोग हैं वो प्रोटोजोआ द्वारा होती है। तो अतिसार मलेरिया किसके द्वारा होती है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। टाइफाइड, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। ये जो हम लोग टीबी जिसको कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, वो सभी क्षय रोग या टाइफाइड ये सभी किसके द्वारा होते हैं? तो ये सभी जीवाणु के द्वारा होते हैं, और प्रोटोजोआ के द्वारा अतिसार एवं मलेरिया होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो हमारे हैं ये स्पाइरल जीवाणु है और ये छरनुमा जीवाणु है। जो स्पाइरल जीवाणु होते हैं ये इस तरह के होते हैं, जैसे ये एक तरह के नहीं होते हैं, ये सीधा नहीं होते हैं, इस तरह के मुड़े हुए होते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरल जीवाणु कहते हैं। और जो सीधी रहती है वो हमें
क्षरनुमा जीवाणु कहलाती है। जैसा कि चित्र ये 2.1 में दिखाया गया है, ये सभी जो है कि जीवाणु हैं। ये चित्र 2.2 में देखते हैं, ये जो है कि शैवाल का चित्र है। शैवाल में क्या क्या आते हैं, तो ये क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगाइरा, ये सभी क्या हैं, तो शैवाल हैं। हमारा चित्र 2.3 में प्रोटोजोआ को दिखाया गया है, तो अमीबा और पैरामीशियम ये सभी किस में आते हैं, तो प्रोटोजोआ में आते हैं। अब हम चित्र 2.4 में देखते हैं कवक में कौन कौन से आते हैं। तो हम देखते हैं कि राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, ये क्या है, तो ये कवक है। पेनिसिलियम, ये क्या है, तो कवक है। एस्परजिलस, ये भी कवक के प्रकार हैं या कवक हैं कह सकते हैं। अब हम चित्र 2.5 में देखते हैं विषाणु के, तो ये दोनों जो हैं कि विषाणु के चित्र दिए हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जैसा कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल और कवक। तो हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो होते हैं कि वो जीवाणु होते हैं, और कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। जबकि बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव में कई शैवाल और कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव में आते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहने का मतलब है कि वह जीव जो एक कोशिका से बना है, वह सूक्ष्म जीव जो एक कोशिका से बना है वह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहलाएंगे, और जो बहुत को सारी कोशिकाओं से बने होंगे वो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहे हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरुस्थल, दलदल में भी पाए जाते हैं, बर्फीली जगह भी पाई जाती है। जो उष्ण स्रोत होते हैं वहाँ भी उपस्थित होती है। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरों सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। जो अमीबा होते हैं वो अकेले, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह रहते हैं। जबकि कवक जो होते हैं एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा हमेशा अकेले भी रह सकता है या अकेले रहता है, जबकि कवक और जीवाणु जो होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक भी हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक है। जीवों में रोग के कारक हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सजीवों में रोग के कारक भी हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे से फ्रेंडली रहते हैं, माने जिनसे हमें लाभ है, वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अनेक सारी कार्यों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि दही, ब्रेड एवं केक बनाने में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही जो सूक्ष्म जीव थे उनको उपयोग जो था कि एल्कोहल बनाने में किया जाता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जो कार्बनिक अवशिष्ट होते हैं जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु के अवशेष, विष्ठा इत्यादि का जो अपघटन होता है, डिकम्पोज होगा, वो जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। तथा
हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। और हानि रहित माने जिससे हमको हानि न हो उसे क्या कहते हैं, हानि रहित। अगर जिससे हानि हो उसको क्या कहेंगे, हानि सहित रहता। लेकिन यहाँ हानि रहित है, मतलब जिससे हमको हानि न हो, ऐसा वो पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए, माने याद कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। हमने देखा था कि जीवाणुओं का उपयोग जो था औषधि निर्माण में भी होता है, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि में भी होता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जब कृषि में मृदा की उर्वरता की वृद्धि करने में किया जाता है तो उससे क्या होता था कि वायुमंडल से नाइट्रोजन जो हम लोग गैस फॉर्म में लेते हैं उसका जो था कि वो विघटित करके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ देते हैं। दही एवं ब्रेड बनाना, जो दही और ब्रेड होते हैं वो हम लोग कैसे बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जो जीवाणु होते हैं वही दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही में जो होते हैं अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि दही में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो जो जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस वो जनन करके दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो पनीर को निर्माण में, अचार में, चाहे अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रावा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? जीवाणुओं एवं ईस्ट, जो जीवाणु और ईस्ट होते हैं चावल के आटे के किण्वन के सहायक होते हैं। किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो आटे के किण्वन में कौन सहायक होते हैं, तो जीवाणु एवं ईस्ट। आगे हम क्रियाकलाप 2.3 को देखते हैं। एक बर्तन में आधा केजी, किग्रा का मतलब किलोग्राम, आटा अथवा मैदा लेकर इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। एक बर्तन लेना है जिसमें हम लोग आधा केजी आटा अथवा मैदा लेकर इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर इसे गर्म पानी से मिलाएंगे। इसमें थोड़ी मात्रा, एक चुटकी ईस्ट पाउडर, जो हमें आसानी से किसी भी किराना स्टोर या मेडिकल शॉप पर मिल सकता है, मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, क्या आपने गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ मतलब फूला हुआ पाया? जैसा कि चित्र 2.6 में हम देख सकते हैं, ईस्ट पाउडर के साथ मैदा। ये जो था कि हमने शुरू में जो ईस्ट पाउडर के साथ मैदा को गूँथा था वो है, और खमीर द्वारा उठी हुई जो ईस्ट द्वारा होती है या खमीर द्वारा उठी हुई मैदा जो है कि बाद में इस तरह की हो जाती है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं, और गैस के बुलबुले के खमीर वाले मैदा का आयतन माने क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। जो बेकिंग उद्योग होते हैं वहाँ हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं, और ये इसी आधार पर ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका वाणिज्य उपयोग मैंने व्यापारिक लेवल पर कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बड़े स्तर पर शराब, एल्कोहल, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो उनमें ईस्ट मिलाकर उन्हें किण्वन द्वारा एल्कोहल और शराब बनाया जाता है। क्रियाकलाप 2.4 500 ml मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर का बीकर लेकर इसमें
3/4 मतलब 500 का 3/4 कितना हो जाएगा? तो 500 का 3/4 इसको कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 5 12 3 36 1 37 मैंने 375 ml क्या करना है? पानी डालना है, जल से भर देना है। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान माने गर्म स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध एल्कोहल की है। जब हम विलयन को सूंघते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो एल्कोहल की होती है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? तो चीनी जो है कि चीनी क्या होती है? तो चीनी एल्कोहल में बदल जाती है। चीनी क्या होती है? तो एल्कोहल में बदल जाती है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो किण्वन की खोज जो थी कि सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने किया था। किण्वन की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। कब किया था? तो 1857 ईस्वी में लुईस पास्चर ने किण्वन का खोज किया था। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस तरह से औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एंटीबायोटिक बोलते हैं, की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधि का स्रोत सूक्ष्म जीव है। जो ये औषधियाँ होती है उनका जो स्रोत होता है वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। जो प्रतिजैविक होती है वो बीमारी को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। और क्या करती है? वो उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इस प्रकार की औषधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते। आजकल जीवाणुओं और कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो आजकल हम देखते हैं कि जीवाणु और कवक जो होते हैं उनसे अनेक प्रकार के प्रतिजैविक जो होते हैं, एंटीबायोटिक जो होते हैं, औषधियाँ तैयार या उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन है, ये सभी सामान्य रूप से उपयोग होने वाले प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। तो आपसे कभी पूछेगा कि एंटीबायोटिक क्या क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो होते हैं वो क्या है? तो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। तो इन जो प्रतिजैविक होते हैं उन्हें हम लोग कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किए जाते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। तो जो प्रतिजैविक होते हैं उनका किसी सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके उनका उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। जिन्हें अनेक रोगों की जो होते हैं हम लोगों को, तो उन्हीं रोगों से बचाने के लिए उनको हम लोग चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे जीवाणु रोगों से संवर्धन के लिए क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी माने बर्तन पर हरे रंग की फफूंदी के छोटे बीजाणु को देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो वो हरे रंग के जो फफूंद थे वो जीवाणु को वृद्धि को क्या कर रहे थे? तो रोक रहे थे। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए और बहुत सारे जो जीवाणु थे वो फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई और इस प्रकार क्या हुआ? तो उसी फफूंद से पेनिसिलिन नामक जो दवाई थी वो बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं।
जो पशु आहार होते हैं और कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। ये पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण माने बढ़ावा को जो होता है बढ़ता है उसको रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं वो हमें लेनी चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक है उस समय पर लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसीलिए जब हमको ज़रूरी हो तभी हमें प्रतिजैविक लेना चाहिए और लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए ताकि उससे हमें फ़ायदा ही हो। लेकिन जब हम बिना ज़रूरत के जब एंटीबायोटिक हम लेते हैं, प्रतिजैविक लेते हैं, तो जब हमको ज़रूरत होगी तो वो उस समय काम नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो जो सर्दी और जुकाम जो होते हैं वो विषाणु द्वारा होते हैं। सर्दी जुकाम किसके द्वारा होते हैं? तो विषाणु द्वारा होते हैं और फ्लू। तो इसीलिए हमको प्रतिजैविक जो होगा वो हमें काम नहीं करेगा, तो उस समय हम लोगों को प्रतिजैविक नहीं खाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं वैक्सीन। जो वैक्सीन होते हैं क्या होते हैं, कौन कौन से वैक्सीन हमें लगाना चाहिए, ये किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैक्सीन को हम लोग हिंदी में टीका बोलते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मान लीजिए जब हमारे शरीर में कोई रोग कारक इंटर कर जाते हैं शरीर में या सूक्ष्मजीव, तो हमारे जो शरीर होते हैं वो उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करने लगती है ताकि उससे वो लड़ सके और आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान कर सके। शरीर को यह स्मरण रहता है, माने शरीर को यह याद रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और ये जो प्रतिरक्षी होती हैं वो हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार आपके बचपन में आपको भी अपने रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का खोज किया था। तो चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? तो 1798 ईस्वी में। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। जो हमें ज़रूरी के टीके जो होते हैं हमारे नज़दीकी जो हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसमें आसानी से उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। तो हम देखते हैं कि जब भी पोलियो के समय आते हैं तो बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो के टीकाकरण के लिए एडवर्टाइज भी दिया जाता है टेलीविज़न और समाचारों पत्रों में। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाना वाला एक वास्तव में टीका है। जो हम लोगों को 2 बूंद पोलियो पिलाया जाता है तो वो बच्चों को जो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है पोलियो के दवा। तो पोलियो का जो ड्रॉप होते हैं वो वास्तव में एक टीका है, वैक्सीन है, न कि वो दवा है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया।
जो चेचक थे उनके विरुद्ध में विश्वव्यापी अभियान चलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया, माने खत्म होने गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। तो आजकल हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, तो मिट्टी की उर्वरता में कैसे वृद्धि होती है इसको हम लोग देखते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। जो कुछ जीवाणु होते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि वायुमंडल में हमारे 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं जो गैसीय अवस्था में रहते हैं। जो गैसीय अवस्था में रहते हैं तो ये जो जीवाणु होते हैं और नीले हरे शैवाल होते हैं, इनको जो होता है कि नाइट्रोजन यौगिक में तोड़ देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में तोड़ देते हैं और इन्हें फिर यूज करके फिर ये पुनः गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन सर्कल बनता रहता है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और इस प्रकार क्या हो जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। चित्र 2.7 में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, जो क्या है तो एक साइनोबैक्टीरिया है, नीले हरे शैवाल हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, जो हमारा पर्यावरण है उसको कैसे शुद्ध किया जाए उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो पर्यावरण शुद्धिकरण का यहाँ मतलब है कि जो हम लोग डिस्पोज करते हैं या कुछ भी जो हरी सब्जियां होती हैं या कुछ पॉलीथीन होते हैं तो उनको किस तरह से उचित जगह पर रखा जाए ताकि उनसे जो हमारा पर्यावरण हो वो जो अपशिष्ट पदार्थ हो वो डिकम्पोज हो जाए, न कि वो वायुमंडल को गंदा करे। तो इसे हम लोग कैसे करना है, शुद्धिकरण कैसे करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों और बगीचों से पत्तियों एवं फलों सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। तो बूझो और पहेली ने क्या किया, और दूसरे विद्यार्थियों के साथ मिलकर घरों और बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया और देखा गया कि कुछ समय के बाद इसका विघटन होने के बाद वो खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5 को देखते हैं और जो सब्जियां थे, फल थे और उनका जो कचरा इकट्ठा किया गया था वो कैसे खाद बन गए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। 2 हमें गमले लेना है, उसको क्या करना है, प्रत्येक में अब मिट्टी से आधा भर देना है। इन्हें ए बी में चिन्हित कीजिए। गमले ए में पौधे का कचरा भर दीजिए और गमला ए में हमको क्या करना है, तो पौधे का जो कचरा होंगे उसको डाल देना है तथा दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए, उनको देखिए कि क्या क्या होता है। तो क्या होगा, तो गमला ए में जो हमने पौधे का कचरा रहता है वो उन्हें सूक्ष्म जीव जो होते हैं कि वो डिकम्पोज कर देते हैं और अपघटन कर देते हैं और वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि पॉलीथीन थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक का डिकम्पोज अपघटन नहीं होता है और वो उसी प्रकार रहते हैं। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में बने पोषक
द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस तरह के पोषक को द्वारा पौधों को पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं, उनसे ह्यूमस हो जाता है और ये जो होते हैं कि मिट्टी को और भी उर्वरक बना देते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप और कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। जब हम बड़ी मात्रा में देखते हैं मृत जीवों को, सड़ते हुए पादप को, कभी कभी देखते हैं कि सड़ते हुए जंतुओं को भी, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, मतलब उनका अपघटन होकर डिकम्पोज होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उन पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और ये सरल पदार्थ को पौधे जो होते हैं, जंतु होते हैं, पुनः उसे उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थ जो होते हैं उनका निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब हम 2.4 हानिकारक सूक्ष्म जीव, अब हम देखेंगे कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो क्या हैं, हानिकारक जीव में हमें कैसे हानि करते हैं, उनसे क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हानिकारक है तो कैसे हैं और उनसे हमें क्या क्या हानियाँ होती है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं, जो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव को हम लोग रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मानव में रोग कारक सूक्ष्म जीव, जो मानव होते हैं उनमें क्या क्या रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं या कौन कौन से रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं वो सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतुओं के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण होता है, माने फैलता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी माध्यम से, जैसे वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, तो ऐसे रोग को हम लोग संचरणीय रोग बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग ये सभी संचरणीय रोग हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बिंदुओं के साथ हजारों रोग कारक वायरस वायु में आ जाते हैं। कोई जुकाम से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक जो होते हैं, वायरस होते हैं, वो वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के, माने जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में हमारे प्रवेश कर जाती है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं।
कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीव होते हैं, उसका रोग वाहक करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। जैसे घरेलू मक्खी जो हम लोग होते हैं वो रोग वाहक के उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जो मक्खी होते हैं वो कूड़े एवं जंतु के अपशिष्ट पर बैठती है और क्या होता है, तो रोगाणु उसके मक्खी के शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस रोगाणु का स्थानांतरण हो जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसे बीमार पड़ने की संभावना है। अब जो भी व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा उसे बीमार पड़ने के संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि सदा ही ढक कर रखा जाए। जो भोजन होते हैं उन्हें हमें सदा ढक कर ही रखना चाहिए। बिना ढके हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए और बिना ढके हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है और मादा एनोफिलीज जो होते हैं इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया के वाहक होते हैं, जो मलेरिया बीमारी होता है उसके वाहक होते हैं। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। जो मादा एडिस होते हैं उससे हम लोगों को डेंगू होता है और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। मादा होगा एडिस उससे क्या होते हैं, डेंगू होते हैं, और मलेरिया किससे होगा, तो प्लाज्मोडियम मच्छर से के काटने से, परजीवी के काटने से होता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जो मच्छर होते हैं वो सभी जो होंगे कि जल में उत्पन्न होते हैं। मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं, जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। जो पानी होते हैं उसे हम लोगों को कहीं रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। अब हम सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जो हम लोग मनुष्य हैं उसमें सूक्ष्म जीव से क्या क्या रोग होते हैं उसे हम लोग देखते हैं। हमारा मानव रोग है, पहला क्या है, क्षय रोग। तो क्षय रोग जो होते हैं वो जीवाणु से होते हैं। संचरण का तरीका क्या है, उन्हें फैलते कैसे हैं, तो वो वायु के द्वारा फैलते हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। इसका बचाव का तरीका क्या हो जाता है, तो जो रोगी होगा उसे हम लोग पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना है। फिर जो रोगी हैं उसकी जो यूज कर रहे हैं सामान, उसको उन वस्तुओं को भी अलग रखना है। उचित समय पर टीकाकरण, और उचित समय पर उनका हमको टीकाकरण करवाना है। खासरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, तो खासरा होते हैं ये भी वायरस से होते हैं, चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होते हैं, और जो पोलियो होते हैं ये भी वायरस से होते हैं। जो खासरा रोग होते हैं उनका संचरण का तरीका क्या है, तो ये जो है कि वायु के द्वारा फैलते हैं। चिकन पॉक्स जो होते हैं कि ये वायरस भी वायु या सीधे संपर्क से भी हो सकते हैं। पोलियो जो होते हैं वो वायु या जल के द्वारा फैलते हैं। उनका संचरण जो होता है कि जो वायु या जल के माध्यम से होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के बचाव के लिए है कि ये लोगों से माने अलग रहें, इनके सामान जो भी यूज करते हैं उनको भी अलग रखा जाए और उचित समय पर टीकाकरण का व्यवस्था किया जाए। हमारा आगे का है हैजा। तो हैजा जो होता है जीवाणु से होते हैं। टाइफाइड भी जीवाणु से होते हैं। हैजा टाइफाइड किससे ग्रसित होते हैं, तो जीवाणु से होते हैं। इनका संचरण का माध्यम जो होता है हैजा का वो जल और भोजन है। टाइफाइड जल के द्वारा होता है। जो हैजा रोग होते हैं वो जल और भोजन के माध्यम से होंगे, और जो संचरण होंगे, और टाइफाइड जो होंगे जल के द्वारा होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। जो इन रोगों से ग्रसित हो तो उनके बचाव के लिए है कि वो व्यक्तिगत अपनी स्वच्छता बनाए रखें, अच्छी आदतों को अपनाएं और भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करें। उन्हें हमेशा पके भोजन करना चाहिए, उबला पेयजल पीना चाहिए, गर्म वाटर लेना चाहिए उन्हें, और टीकाकरण समय पर कराना चाहिए। अब है हमारा
हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है कि वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है। इसका संचरण का मार्ग जल है। इसे उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण का उपयोग करना चाहिए। तो जो लोग हेपेटाइटिस ए से ग्रसित होते हैं उन्हें उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और उचित समय पर टीका लेते रहना चाहिए। मलेरिया जो रोग होते हैं वो प्रोटोजोआ से फैलते हैं। मलेरिया जो रोग होते हैं वो प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ये मच्छर के काटने से होते हैं। मलेरिया जो होते हैं कि मच्छर के काटने से होते हैं। तो इनका संचरण का माध्यम क्या हो जाएगा? तो मच्छर हो जाएगा। मच्छरदानियों का प्रयोग करें। तो हमको इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने देना चाहिए। एक जगह हमें कहीं भी जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो जल होते हैं उसी से मच्छर जो होते हैं कि उत्पन्न होते हैं, या उनका जनन का सबसे साधन जो मार्ग होता है वो जल है। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने अथवा रोकने के कुछ उपाय सारणी तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, जो जंतु होते हैं उनमें रोग कारक जो जीवाणु हैं वो कौन कौन है उसको देखते हैं, और उनसे कैसे बचाव हो, कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं। बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्य और पौधे में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, ये जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस के नामक जीवाणु के कारण होता है। इनका सबसे पहले खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और कब किया था? तो 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। जो एंथ्रेक्स रोग होते हैं वो कारक, एंथ्रेक्स रोग उस जीवाणु के कारण होते थे, उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। जो एंथ्रेक्स होते हैं वो मनुष्य में एवं जंतुओं में, जानवरों में होने वाले भयानक रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स जो होता है वो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का जो रोग होता है वो वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पौधे में जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनमें रोग होते हैं वो किन सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधे में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, और जब पौधों में रोग होते हैं तो उनमें फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सारणी 2.2 में हम देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। हमारा पादप रोग है तो पहला क्या है? नींबू कैंकर है। ये किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। संचरण का तरीका क्या है? तो वायु है। संचरण का तरीका क्या है? तो वायु है। नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा होता है और वायु के माध्यम से दूसरे में फैलता है। गेहूं की रस्ट जो होता है वो कवक के कारण होता है। वायु एवं बीज, ये बीज से भी संचरण करता है, चाहे वायु से भी। जैसे बीज में है ऑलरेडी, जब इसको डालेंगे तो ये बीज से भी फैल सकता है। अब हमारा अगला है भिंडी की पीत। जो भिंडी की पीत होती है वो वायरस के कारण होती है। भिंडी की जो पीत होगी वायरस के कारण होगी। ये कीटों के माध्यम से संचरण करते हैं, माने फैलते हैं। ये एक से दूसरे को कीटों के माध्यम से होते हैं। संचरण का मार्ग क्या है इनका? कीट है। ये भिंडी की पीत जो होती है वायरस से होती है। खाद्य विषाक्तन, जो फूड पॉइजनिंग होते हैं, खाद्य विषाक्तन होते हैं, तो ये कैसे होते हैं इसे हम लोग देखते हैं। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। अपने घर आने पर उसे वमन,
उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। ये अंग्रेजी में इसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है, खाद्य विषाक्तन। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अगर भोजन को संदूषित कर दिए हैं, खराब कर दिए हैं, तो उसे हम लोग खाते हैं तो उससे खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले माने पॉइजन पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, पॉइजन बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो स्वच्छ भोजन को ग्रहण करें, संदूषित भोजन को खाने से बचें, और संदूषित भोजन न हो उससे बचना भी चाहिए, उसे बचाना भी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण क्या है उसे हम लोग समझते हैं। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। जो हमने देखा था कि खुले एवं नम स्थान पर अगर ब्रेड रखी हो तो कवक क्या करते हैं, उन पर आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। जो संदूषित भोजन होते हैं उनसे दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो हाँ, भोजन का संदूषण जो है कि रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि उसके जो रासायनिक जो चीज़ें होती हैं उनमें भी चेंजिंग आती है। क्योंकि उन भोजन का खराब होना, उनको हम लोग भौतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको गुण में भी चेंजिंग आ जाते हैं, खाना के गुण में भी चेंजिंग आ जाते हैं। इसीलिए भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें उन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। अब क्या हमारा रासायनिक उपाय है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों को कैसे हम लोग उन खाद्य पदार्थों को परिरक्षण कर सकते हैं। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। जो नमक एवं खाद्य तेल होते हैं उनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो नमक एवं खाद्य तेल होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए उन्हें परिरक्षक कहा जाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, इसीलिए हम जो अचार बनाते हैं उसमें नमक और खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है? तो सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्वैक्स बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो हम जब भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जैम और स्वैक्स बनाने में जो रसायन का उपयोग होता है वो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग होता है। नमक द्वारा परिरक्षण, नमक द्वारा कैसे परिरक्षण किया जाता है उसको अब हम लोग देखते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता रहा है। तो जो नमक होते हैं उनका परिरक्षण जो होता है मांस एवं मछली के परिरक्षण में किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। जो मांस या मछली है उसे परिरक्षण न हो, जीवाणु का वृद्धि न हो, इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो सूखे नमक से ढक देते हैं।
नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा कैसे परिरक्षण किया जाता है। जैम, जेली एवं स्वैक्स का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है। जो चीनी होते हैं उनसे खाद्य पदार्थों की जो नमी होगी उनमें कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जो संदूषण करते हैं, जो खराब कर सकते हैं, वैसे उस प्रकार के जीवाणुओं को क्या करता है, वृद्धि को वो रोक देता है। आगे हम तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण कैसे करें उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। तेल और सिरका का उपयोग अचार को संदूषण होने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। गर्म एवं ठंडा करना से कैसे परिरक्षण किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जब हम दूध को उबालते हैं तो क्या होते हैं, अनेक सारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो कम जो टेम्परेचर होते हैं, लो टेम्परेचर, वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं, तो रोक देते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो दूध हम लोगों को पैकेट में मिलते हैं उसे पाश्चुरीकृत दूध बोलते हैं, जो बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। उसका हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। इसके दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। जो पाश्चुरीकृत दूध होते हैं उसको हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने देर के लिए, तो 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं, और एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों को जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने किया था। इस प्रक्रिया की खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसे पाश्चुरीकरण बोलता है, पौष्टिकरण बोलता है। क्यों, क्योंकि इसी लुईस पास्चर वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण और पैकिंग से कैसे जीवाणुओं द्वारा इसे हम लोग बना सकते हैं उसे हम लोग देखते हैं, कैसे उससे रक्षा कर सकते हैं। आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। ये वायुरोधी सील के द्वारा बेचे जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम 2.6 में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। आपने कक्षा 6 एवं 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे माने दलहन पौधे, जो दलहन पौधे होते हैं उसे लेग्यूम पौधे भी बोलते हैं, में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, याद कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। जो राइबोजियम होते हैं वो लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं। जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो त्वरित विद्युत क्या है, तो त्वरित विद्युत जब हम आकाश में देखते हैं कि किसी प्राकृतिक घटना के बाद आकाश में तारे होते हैं, वो तरकते रहते हैं, बिजली जैसी हमको दिखाई देती है, तो वही क्या है, वही त्वरित विद्युत है। इसे हम लोग अंग्रेजी में लाइटनिंग भी बोलते हैं। वो भी क्या है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो वायुमंडल में स्थिर रहती है, ये 78% होती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अब हमारा आगे है
नाइट्रोजन चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये देख सकते हैं आप चित्र 2.9 में, ये लेग्यूम पौधे हैं, माने दलहन पौधे हैं, जिसकी जड़ ग्रंथिकाएँ हैं। ये सभी जो क्या हैं, तो ये सभी जो हैं कि जड़ ग्रंथिकाएँ हैं। तो आप चित्र में के द्वारा समझ सकते हैं, ये जो होते हैं कि यही जो होते हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र क्या है उसे हम लोग देखते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन होते हैं और 1% अन्य गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है। जो नाइट्रोजन होते हैं वो सभी जीवों के आवश्यक संघटक हैं, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होते हैं। विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जो पौधे होते हैं तथा जंतु होते हैं वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उनका सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में, जैसे अमोनिया या नाइट्रेट, ये सभी में उसको परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। और जब इनका जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनी यौगिकों में टूट जाते हैं, तो जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में से माने जड़ तंत्र द्वारा उनका उपयोग करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं, और जो पौधों पर निर्भर करने वाले जो जंतु हैं उनसे प्रोटीन एवं नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और जो जंतु के मृत्यु के बाद पौधे होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और कवक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। और कुछ विशिष्ट जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजनी यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देती है और वो फिर से वायुमंडल में चली जाती है। परिमाणतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। जैसा कि चित्र 2.10 में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा नाइट्रोजन सर्कल है, नाइट्रोजन साइकिल है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं या नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। तो हम समझ सकते हैं जैसे हमारा ये वायुमंडल है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन हमारा 78% होता है। इन 78% वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उनका जो है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु या नीले हरे शैवाल द्वारा क्या होगा, स्थिरीकरण हो जाएगा, या त्वरित नाइट्रोजन द्वारा जो होगा स्थिरीकरण हो जाएगा। त्वरित विद्युत द्वारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा, या जो जीवाणु होंगे या नीले हरे शैवाल होंगे उनके द्वारा स्थिरीकरण हो जाएगा। ये जो स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन होंगे वो जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में तोड़ दिया जाएगा। ये अमोनिया, नाइट्रेट, ये सब में क्या होंगे, टूट जाएंगे, क्या होंगे, टूट जाते हैं। इन्हें हम नाइट्रोजनी यौगिकों में ये टूट जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित मिट्टी ऑब्जर्व कर लेती है, और मिट्टी में जो पौधे होते हैं वो जड़ तंत्र द्वारा इन्हें फिर से क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। जड़ तंत्र द्वारा इन मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों को पौधे अवशोषण कर लेते हैं, और वो पौधों पर जो जंतु निर्भर रहते हैं, तो वो जंतु जो होते हैं उनको उपयोग करते हैं, तो उनमें भी जो होता है कि नाइट्रोजन चला जाता है और नाइट्रोजनी यौगिकों का
आदान प्रदान होता रहता है। फिर जब जंतुओं का जो होता है कि उत्सर्जन होता है या जीवों की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो नाइट्रोजन जो अपशिष्ट होते हैं फिर वो मिट्टी में आ जाते हैं, और फिर जो कुछ विशिष्ट जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन के जो यौगिक है उनको फिर विघटित करके वो क्या करते हैं, गैसीय फिर नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। किस में कर देंगे, गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर गैसीय नाइट्रोजन जो होता है परिवर्तन होते हैं वो फिर से कहाँ चले आएंगे, वायुमंडल में चले आएंगे। और ये प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। यही हमारा क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं तो इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है, उसके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। तो हमने इस अध्याय में देखा है कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे हम लोग कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं, लेकिन अधिकांश जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, जिसका खोज लीवेनहॉक ने किया था। और आवर्धक लेंस का खोज किसने किया था, तो रोजर बेकन ने किया था। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, चाहे वो बर्फीली जगह हो, शीत का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो या मरुस्थल हो, दलदल हो, हर प्रकार के पर्यावरण में वो जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी जगह सामान्यतः पाए जाते हैं। वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय उन्हें कहते हैं जो एक कोशिका से बने हुए सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिक कहलाते हैं, और बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए जीव जो होते हैं वो बहुकोशिक कहलाते हैं। हमने देखा था कि अमीबा जो है कि एक कोशिक है, अमीबा जो है कि एक कोशिक है। बहुकोशिक में हमने शैवाल को देखा था, कवक को देखा था। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। जो जीवाणु होते हैं, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विषाणु जो होते हैं कि इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। जो विषाणु होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से अलग है, लेकिन फिर भी इन्हें इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। जो विषाणु होते हैं वो केवल परपोषी में पाए जाते हैं। परपोषी का मतलब हमने देखा था कि जो खाद्य पदार्थों या भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। तो परपोषी जो होते हैं वो जो होते हैं उन्हीं में जो जीवाणु, विषाणु होंगे, वायरस होंगे, वो गुणन करते हैं। गुणन का मतलब हमने समझा था कि गुणन का मतलब जो होता है वो जनन भी कहते हैं। जल्दी से ग्रो करते हैं, जनन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो दवा, औषधि या एल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कचरों में जो मृत पौधे होते हैं या जंतु अपशिष्ट होते हैं उसे अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज करके, और सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं इससे होने वाले रोग जो हैं अतिसार और मलेरिया हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, मतलब जहरीला कर देते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे भोजन को जहरीला कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों
तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो लैगुम का यहाँ मतलब होता है दलहन से है। जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, दलहन पौधे को लैगुम पौधे भी बोलते हैं, जड़ तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं वो मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की और भी उर्वरता जो होती है उपजाऊ हो जाती है या बढ़ जाती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो कुछ जीवाणु होते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देंगे और नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। और कुछ विशिष्ट जीवाणु भी होते हैं, वो क्या करते हैं तो वो नाइट्रोजन यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। और वो जो क्या होंगे तो नाइट्रोजन जो यौगिक होंगे वो पुनः परिवर्तित होकर नाइट्रोजन गैस बन जाते हैं और ये फिर वायुमंडल में मिल जाते हैं। क्या होते हैं तो वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस अध्याय से रिलेटेड कोई समस्या है या हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 पे जो भी विषय पढ़ाए गए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उनके समाधान के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उन्हें सभी आपके सवालों को जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।